आज यदि सरदार पटेल नहीं होते तो शायद दिल्ली से जयपुर या फिर भोपाल से इंदौर जाने के लिए भी वीजा लेना पड़ता। हमारा भारत जिस रूप में आज नजर आ रहा है वो आजादी के वक्त ऐसा नहीं हुआ करता था। सरदार पटेल ने देश की 565 रियासतों को एक किया। सरदार पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री हो सकते थे, लेकिन गांधी के सिर्फ एक बार कहने पर उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। आज हम उनके जीवन के उन पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे जो एक सच्चे भारतीय को जरूर पता होनी चाहिए। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 के दिन गुजरात के नडियाड नाम की जगह पर हुआ था। बताया जाता है कि एक बार वल्लभ भाई पटेल के फोड़ा हो गया था, उसमें पस पड़ गई। डॉक्टर्स ने कहा कि गर्म लोहे से वह फोड़ा ठीक हो सकता है। सभी को चिंता हुई कि बच्चे के लिए यह बहुत पीड़ादायक होगा, लेकिन पटेल ने एक बार भी नहीं सोचा और लोहे की गर्म रॉड से अपना फोड़ा फोड़ दिया। पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया यूं ही नहीं कहते थे, उन्हें बचपन से ही बहुत बहादुर और फियरलेस कहा जाने लगा। 1895 में पटेल ने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वो लंदन में वकालत की पढ़ाई के लिए गए, जहां उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। वे दोस्तों से किताबें उधार पर लेकर पढ़ते थे और 36 महीने का कोर्स केवल 30 महीने में पूरा करके भारत वापस लौटे। भारत में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के गोधरा में अपनी वकालत शुरू की। कोर्ट रूम में उनको हराना लगभग नामुमकिन था। शुरुआत में पटेल गांधी जी को नापसंद किया करते थे। गुजरात क्लब में पटेल और गांधी की पहली मुलाकात हुई। पटेल का मानना था कि अंग्रेजों के संडास साफ करने या ब्रह्मचार्य से देश को आजादी नहीं मिल सकती। 1917 में अहमदाबाद में बॉम्बे प्रेसिडेंसी पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस हुई। अंग्रेजों ने एक रेजोल्यूशन ऑफ लॉयल्टी टू द ब्रिटिश किंग पेश किया, मतलब कि ब्रिटिश किंग के आगे झुककर रहना पड़ेगा। गांधी जी ने कॉन्फ्रेंस में ही वह रेजोल्यूशन फाड़ दिया। ये देख सरदार पटेल उनसे काफी प्रभावित हुए। चंपारण सत्याग्रह और गांधी जी के कई और आंदोलनों ने पटेल को और प्रभावित किया। पटेल ने बिना देर किए अपनी लॉ की काली पोशाक उतार फेंकी और धोती कुर्ते को धारण कर देश को आजाद कराने के लिए चल पड़े। वल्लभ भाई पटेल समय के साथ गांधी जी के आंदोलनों से जुड़ने लगे और उन्हें सहयोग करने लगे। उन्हें कांग्रेस पार्टी की ओर से गुजरात सभा का सेक्रेटरी बना दिया गया। साल 1928 में गुजरात में कई जगह सूखा पड़ा और किसानों की काफी फसल बर्बाद भी हो गई। ब्रिटिशर्स ने उस समय किसानों का टैक्स 6% से बढ़ाकर 22 से 30% कर दिया। किसानों से कहा गया कि जो लगान नहीं देगा उसकी जमीन जब्त कर नीलाम कर दी जाएगी। किसान पहले गांधी के पास गए और गांधी ने पटेल को समस्या दूर करने को कहा। सरदार पटेल को पहली बार बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सरदार पटेल ने सभी किसानों से कहा कि कोई भी अंग्रेजों के आगे नहीं झुकेगा और न ही उन्हें कोई टैक्स देगा। पटेल एक बहुत बड़े डिप्लोमेट भी थे। जब अंग्रेजों को टैक्स नहीं मिला तो किसानों के घर जाने लगे। वे किसानों से जबरन कागजों पर अंगूठा लगवाना चाहते थे। पटेल अपने गुप्तचरों से यह पता लगवा लिया करते थे कि अंग्रेज किस किसान के घर जाने वाले हैं। ऐसे में वो किसान को पहले ही घर से गायब कर देते थे। 1-2 महीने तक किसान को गायब रखने के बाद वो वापस उसको अपने घर ले आते। अंग्रेज परेशान हो गए क्योंकि उन्हें न तो टैक्स मिल पा रहा था और न ही जमीन। अंत में हारकर उन्होंने जो टैक्स बढ़ाया था उसे वापस ले लिया। यह पूरी घटना बारडोली की है और इसे बारडोली आंदोलन या बारडोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इसी आंदोलन के बाद बारडोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी और यहीं से उनकी पहचान सरदार पटेल के रूप में बनना शुरू हो गई। इसके बाद धीरे धीरे सरदार पटेल का कद बड़ा होता गया। हर कदम पर उन्होंने गांधी को फुल सपोर्ट किया। साल 42 में देश भर में भारत छोड़ो आंदोलन ने रफ्तार पकड़ी। इस आंदोलन के दौरान कई बड़े लीडर्स के साथ सरदार पटेल को भी गिरफ्तार किया गया और अहमदनगर किले में उन्हें बंदी बनाकर रखा गया। इसी साल दूसरे विश्व युद्ध का भी अंत होता है और अब अंग्रेज काफी कमजोर हो चुके हैं। भारत के फ्रीडम फाइटर्स के बुलंद हौसलों के आगे वो हिम्मत हारने लगते हैं और भारत को आजादी देकर अपने देश वापस लौटने की प्लानिंग करते हैं। 46 में कांग्रेस की इंटरनल वर्किंग कमेटी की एक बैठक होती है। ये बात तय हो जाती है कि जो कांग्रेस का नया प्रेसिडेंट नियुक्त होगा वही आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री होगा। उस समय कांग्रेस कमेटी में 15 मेंबर्स होते हैं।
जिनमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल के अलावा महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी और खान अब्दुल गफार खान जैसे नाम शामिल होते हैं। सभी मेंबर्स की वोटिंग होती है, जिनमें सरदार पटेल को 15 में से 12 वोट मिलते हैं। 3 वोट्स के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। ऐसे में सरदार पटेल का पहला प्रधानमंत्री बनना तय हो जाता है। उनमें वो काबिलियत भी होती है जो एक इंडिपेंडेंट कंट्री को रूल करने वाले में होनी चाहिए। मीटिंग के ही दौरान नेहरू अचानक मायूस हो जाते हैं और कुछ सोचने लगते हैं। गांधी जी नेहरू से पूछते हैं कि क्या विचार है। नेहरू कुछ नहीं कहते। गांधी समझ जाते हैं कि नेहरू को दूसरी पोजीशन मंजूर नहीं है। वे जानते थे कि नेहरू के विदेशी लीडर्स के साथ अच्छे संबंध हैं और अगर नेहरू पीएम नहीं बनते तो वो कांग्रेस तोड़ सकते हैं, जिससे देश की आजादी पर संकट पैदा हो सकता है। गांधी जी ने एक कागज पर कुछ लिखा और सरदार पटेल को दे दिया। पटेल ने वो कागज पढ़ा और उसे फोल्ड करके अपनी जेब में रख लिया। इसके बाद पटेल कहते हैं कि वो अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी वापस ले रहे हैं। कोई नहीं जानता कि उस कागज में गांधी ने क्या लिखा था। गांधी ने उन्हें शायद ऐसा करने के लिए कहा होगा या उन्हें गृह मंत्री जैसी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी होगी। आपके हिसाब से गांधी ने क्या लिखा होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अब बात करते हैं 47 की। इस साल के बारे में यदि बात करने लगे तो शायद एक वीडियो ही कम पड़ जाए। लॉर्ड माउंटबैटन के नेतृत्व में भारत की आजादी और विभाजन की बात तय हो जाती है। पाकिस्तान की ओर से जिन्ना अगुवाई करते हैं तो वहीं भारत की ओर से नेहरू पटेल को आगे करते हैं। पटेल ये बात साफ कर देते हैं कि यहाँ पर कोई भी सौदा 50-50% का नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान भारत से बहुत छोटा देश है, तो सभी चीजें उन्हें उसी हिसाब से मिलेंगी। भारत के पास उस समय करीब 400 करोड़ रुपए थे, जिनमें से 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने की बात होती है। लेकिन पटेल पाकिस्तान के नापाक इरादों को पहले से ही भांप चुके होते हैं और उन्होंने कहा कि हम एक साथ ये रकम पाकिस्तान को नहीं देंगे, पहले सिर्फ 20 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए जाए। जिन्ना ने भारत से कई चीजें मांगने की कोशिश की, लेकिन पटेल ने हर बार जिन्ना के इरादों को फेल कर दिया। आजादी के बाद पाकिस्तान ने आतंकवादी रवैया अपनाते हुए कश्मीर में हालात बिगाड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पटेल ने बाकी बचे 55 करोड़ रुपए देने से इनकार कर दिया। 47 में भारत अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। उस समय 500 से अधिक प्रिंसली स्टेट्स भारत में मौजूद थे। देश के अच्छे और उज्जवल भविष्य के लिए इन सभी रियासतों का भारत में विलय होना बहुत जरूरी था और इसकी जिम्मेदारी सरदार पटेल के मजबूत कंधों पर सौंपी गई। सिर्फ वो ही एक ऐसे शख्स थे जो ये काम कर सकते थे और सभी को उन पर पूरा भरोसा भी था। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं था। 25 जून 45 को इंटरिम कैबिनेट की एक बैठक होती है, जिसमें स्टेट डिपार्टमेंट बनाया जाता है। सरदार पटेल को डिपार्टमेंट का हेड बनाते हैं और वीपी मेनन को इसका सेक्रेटरी। वीपी मेनन ने भी रियासतों के विलय में सरदार पटेल का पूरा साथ दिया था। यहां पर समस्या यह थी कि जो राजा महाराजा लंबे समय से रूल कर रहे थे, उन्हें भारत में शामिल होने के लिए कैसे मनाया जाए। इसके लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बनाया जाता है, जो एक जरूरी डॉक्यूमेंट होता है। भारत में शामिल होने के लिए रियासतों के मुखिया को इस पर साइन करना था। इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में सरदार पटेल ने 3 मुख्य बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत में शामिल होने वाली रियासतों को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, यानी उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी फिर इंडियन आर्मी की होगी। दूसरा पॉइंट था फॉरेन अफेयर्स, यानी उन रियासतों के विदेशी मामलों में भारत का पूरा कंट्रोल होगा। और तीसरा था कम्युनिकेशन। इसके तहत पोस्टल सर्विस, टेलीग्राफ और ट्रांसपोर्ट के सभी साधन जैसे रेलवे, पोर्ट्स आदि सभी सरकार के हाथ में जाएंगे। इन तीनों पॉइंट्स के दम पर रियासतों का भारत में विलय करना था। उस समय भारत के 45% हिस्से में प्रिंसली स्टेट्स मौजूद थे। इन रियासतों के पास 3 ऑप्शंस थे, या तो भारत में शामिल हो जाए, या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या फिर एक आजाद राष्ट्र बनकर रहे। यहां पर पटेल और वीपी मेनन ने माउंटबैटन की भी मदद ली। पटेल ने माउंटबैटन से कहा कि वे सभी रियासतों को भारत में शामिल होने का आग्रह करें और यदि वे भारत को इस हालत में आजाद करके जाएंगे तो उन्हें एक दोषी माना जाएगा। माउंटबैटन ने सभी रियासतों को भारत में शामिल होने के फायदों के बारे में जानकारी दी। जुलाई 47 में पटियाला, बड़ौदा, ग्वालियर, बीकानेर, मैसूर
सहित कई रियासतों ने भारत में शामिल होने का फैसला किया। अधिकतर रियासतों ने भारत में शामिल होने में भलाई समझी। वहीं हैदराबाद के निजाम ने तो आजादी से पहले ही जून में खुद को भारत से अलग आजाद घोषित कर दिया। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। निजाम का सलाहकार कासिम रिजवी भारत में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था। हैदराबाद से गुजरात जाने वाली ट्रेनों को लूटा जाने लगा। पटेल ने कहा कि हैदराबाद भारत के लिए पेट के कैंसर की तरह साबित होगा। उन्होंने हैदराबाद में आर्मी भेजी और ऑपरेशन पोलो को अंजाम दिया। 5 दिनों के भीतर ही इंडियन आर्मी ने हैदराबाद की सेना को परास्त किया और हैदराबाद का भारत में विलय हुआ। जूनागढ़ का राजा मुसलमान था जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, लेकिन वहां की 80% जनता हिंदू थी। जनता भारत में शामिल होना चाहती थी। पटेल ने जनता को भड़काया और जनता ने राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दी। जूनागढ़ के राजा ने भागकर कराची में शरण ली। इसके बाद जूनागढ़ में वोट कराया गया, जिसमें 1,10,000 के करीब लोगों ने तो बोला कि उन्हें भारत में शामिल होना है और सिर्फ 90 के करीब लोगों ने बोला कि उन्हें पाकिस्तान में जाके मिलना है। ऐसा ही पटेल ने जोधपुर, भोपाल, त्रावणकोर और कश्मीर जैसी कई रियासतों के साथ किया। रियासतों के विलय को लेकर अगर आप चाहेंगे तो हम एक अलग सेपरेट वीडियो बना सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि अगर आप देखना चाहेंगे तो। करीब 2 साल की मेहनत के बाद पटेल ने सारी रियासतों का भारत में विलय कराया। 15 अगस्त 47 की रात देश आजाद हुआ और नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। सरदार पटेल को डिप्टी पीएम बनाया गया और गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। विदेश मंत्रालय भले ही नेहरू के पास था, लेकिन पटेल चीन से होने वाले खतरे के प्रति पहले ही आगाह करते रहे। सरदार पटेल ने और भी कई क्षेत्रों में अपना योगदान दिया। इंडियन सिविल सर्विसेज को मजबूत करने में पटेल की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही। कहा जाता है कि सरदार पटेल आरक्षण के भी खिलाफ थे। जनवरी 48 में गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। उनकी मौत का सरदार पटेल को गहरा सदमा लगा था। गांधी की मौत के करीब 2 महीने बाद ही पटेल को भी एक हार्ट अटैक आया। अच्छी बात यह रही कि वो इस अटैक को झेल गए। दिसंबर 50 में उन्हें एक बार फिर से अटैक आया, लेकिन इस बार वो जिंदगी और मौत की जंग हार गए। 15 दिसंबर 50 के दिन मुंबई के बिरला हाउस में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। आज भले ही पटेल इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने हम लोगों के लिए जो किया वो कभी नहीं भुलाया जा सकता। यदि वो सभी रियासतों का भारत में विलय नहीं कराते तो आज के समय में भारत की कल्पना ही नहीं की जा सकती। उनके सम्मान में 31 अक्टूबर को उनकी जयंती पर हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर सरदार सरोवर डैम के पास सरदार पटेल की 182 मीटर की मूर्ति है, जिसका नाम विश्व की सबसे बड़ी मूर्तियों में होने का रिकॉर्ड दर्ज है। तो दोस्तों, ये था सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन। मैं चाहता हूं कि आप इसे अपने परिवार वालों को दिखाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को पटेल के जीवन के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करें और अगर आपको हिस्ट्री में दिलचस्पी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।